हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज़ारा प्रेप जोन। मैं हूं शुभम कुशवाहा, आपका सोशियोलॉजी एजुकेटर। आज हम अपनी नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम 2026 से लेकर 2016 से लेकर 2026 के जितने भी सारे पीवाईक्यूज हैं उन सबको हम डिटेल डिस्कस करेंगे। पीवाईक्यूज हमारे लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अब हमारे पास मुश्किल से 30 to 40 डेज बचे हैं। इसमें हमें पीवाईक्यूज जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा सॉल्व करें, जिससे जितना हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसको हम बार बार क्वेश्चन के फॉर्म्स में रिवाइज कर सकें। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट। हमारा पहला क्वेश्चन, आप मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, इसमें आपको हमारे लेक्चर्स के पीडीएफ मिल जाएंगे। साथ ही आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि विच ऑप्शन इज करेक्ट अबाउट सोशल फैक्ट अकॉर्डिंग टू दुर्किम। दुर्किम के अनुसार सामाजिक तथ्य के बारे में क्या सही है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन कहता है इट इज कॉमन इन गिवन सोसाइटी। इन एवरी सोसाइटी मतलब हर सोसाइटी में कॉमन होता है। एंड कॉमन इन एवरी इंडिविजुअल, हर व्यक्ति में कॉमन होता है। एंड इट इज लाइक थिंग एंड इट डज नॉट प्रोवाइड एनी प्रेशर इंडिविजुअल। सबसे पहली बात कि हमें देखना है कि इमाइल दुर्कheim सोशल फैक्ट किस बुक के बारे में या किस बुक्स में देखते हैं। तो इनकी बुक द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में ये डिस्कस करते हैं सोशल फैक्ट को। साथ ही हमें ये भी हमें मालूम है कि इमाइल दुर्कheim सोसाइटी के बारे में बोलते हैं, ना कि किसी ऐसी चीज़ों के बारे में, ना कि इंडिविजुअल के बारे में, सॉरी, ना कि इंडिविजुअल के बारे में। इमाइल दुर्कheim सोसाइटी के बारे में बात करते हैं, ना कि इंडिविजुअल के बारे में। वो कहते हैं हर हर घटना के पीछे, हर एक्शन के पीछे किसका हाथ होता है? सोसाइटी का हाथ होता है। सो इंडिविजुअल वाला ऑप्शन आप काट दीजिए। तो ये लगभग जिसमें जिसमें बी है वो सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। इसमें हम देखते हैं कि ये डज नॉट प्रोवाइड एनी इंडिविजुअल, ये भी इंडिविजुअल वाला ऑप्शन है तो ये भी कट जाएगा। हमारे पास बचता है ए एंड सी, तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट। साथ ही हम कुछ और देख लेते हैं कि इमाइल दुर्कheim कहते हैं कि सोशल फैक्ट जो होता है वो वे ऑफ एक्टिंग होता है, वे ऑफ एक्टिंग, थिंकिंग एंड फीलिंग। क्लियर? इसके बाद ये कहते हैं कि इट एग्जिस्ट आउटसाइड आउटसाइड ऑफ इंडिविजुअल। वो हर व्यक्ति के जो बाहरी चेतना से वो अलग होता है, सोसाइटी में पहले से एग्जिस्ट करता है, मेरे और आपके होने से पहले वो समाज में था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ये कहते हैं कि अमंग द फॉर्म ऑफ सोशोलॉजिस्ट, कौन से क्लासिकल सोशोलॉजिस्ट जिसने कंपैरेटिव मेथड यूज की है बट अलग अलग वेज में यूज की है। क्लियर? क्लासिकल समाजशास्त्रियों में किसने तुलनात्मक विधि का अध्ययन किया है अलग अलग तरीके से। सो इमाइल दुर्कheim, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, अगस्त कॉम्टे। अगर अगस्त कॉम्टे को हम देखते हैं तो अगस्त कॉम्टे ने प्रत्यक्षवाद यानी पॉजिटिविज्म की बात करते हैं। इसके बाद कहते हैं पॉजिटिविज्म की बात करते हैं। कार्ल कार्ल मार्क्स ने बात की है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की बात करते हैं। ये हिस्टोरिकल कंपैरेटिव मेथड इन्होंने स्टडी की। साथ ही में इमाइल दुर्कheim ने कंपैरेटिव मेथड की स्टडी की है। एंड मैक्स वेबर ने जब अपने इसमें रिलीजन एंड सोशल एक्शन की जब ये बात करते हैं, मैक्स वेबर बात करते हैं सोशल एक्शन एंड ये बात करते हैं कि जब इन्होंने आइडल टाइप के बारे में बात किया तो इन्होंने कंपैरेटिव मेथड की स्टडी की। साथ ही इमाइल दुर्कheim ने जब अपने सुसाइड या रिलीजन की बात करते हैं तब उन्होंने अपने इसमें कंपैरेटिव मेथड की स्टडी की, ये कंपैरेटिव मेथड यूज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू दुर्कheim द यूनिट सिग्निफिकेंस ऑफ रिचुअल। रिचुअल क्या है? इनके अनुसार रिचुअल क्या? रिचुअल एक सोशल एक्शन है या कलेक्टिव एक्शन भी कह सकते हैं। कलेक्टिव एक्शन एक प्रकार की सामूहिक प्रक्रिया है या सामूहिक एक्शन है जिसके थ्रू हमारे जो सोशल बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं और
मजबूत होते हैं एंड जो हमारे बिलीफ्स होते हैं वो भी क्या होते हैं और बिलीफ बढ़ते हैं। साथ ही साथ इन्होंने इन्होंने अपने द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ में इन्होंने रिचुअल्स या सोशल एक्शन की बात की है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू दुर्कहेम इनडायरेक्ट एक्सपेरिमेंट क्या है। इनडायरेक्ट एक्सपेरिमेंट जब हम बात करते हैं किसी भी सोशल साइंस की बात करते हैं तो हम इनको किसी लैब में ले जाके हम इनको टेस्ट नहीं कर सकते, मतलब हम इनको किसी लेबोरेटरी में टेस्ट नहीं कर सकते। किसी ऐसा एक्सपेरिमेंट जो कि जैसे हम नॉर्मल साइंसेस में यूज करते हैं ऐसा कोई हम मेथड यूज नहीं कर सकते हैं। तो इनके अनुसार इनडायरेक्ट मेथड क्या, कंपैरेटिव मेथड जिसके थ्रू ये ऑब्जर्वेशन करते हैं। सोशल साइंस में ऑब्जर्वेशन को यूज किया जाता है। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि इमाइल दुर्कheim it is possible to make the claim being science and systemization classification and offering on the explanation which of the following, कि हम जब किसी भी चीज को लेके किसी भी एक्शन को लेके या किसी भी सामाजिक क्रिया को लेके जब हम उसको सब्जेक्ट उसके बारे में व्यवस्थीकरण या सिस्टमाइजेशन या एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्टिविटी। मतलब जब हम अपने बारे में बात करते हैं या हमारा क्या पर्सपेक्टिव है, अपना क्या व्यूज है, अपनी क्या बायसनेस है, उसके बारे में जब हम बात करते हैं दैट इज कॉल्ड सब्जेक्टिविटी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, which book research methodology, which book on research methodology was written by Emile Durkheim that is considered on of one of his first work। इनके पहली इमाइल दुर्कheim के अनुसार पद्धति पर कौन सी पुस्तक लिखी गई थी जिनकी वो पहली रचना मानी जाती है। तो इनके क्वेश्चन से ही समझ में आता है या इनके ऑप्शन से समझ आएगा कि इनकी बुक द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, इनकी बुक क्या थी, द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, जिसमें इन्होंने सोशल फैक्ट के बारे में बात की है, जिसमें इन्होंने सोशल फैक्ट के बारे में बात की है। तो ये इनकी पहली रचना मानी जाती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच द कॉलम है, इसमें देखते हैं द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ किसकी बुक है, द रिलीजन ऑफ सोसाइटी अमंग द पुअर एंड द साइंस ऑफ कल्चर, द नेचर ऑफ कल्चर। क्लियर। इसमें से अगर आपसे एक या दो क्वेश्चन भी बनते हैं तो या दो ऑप्शन भी बनते हैं तो सही हो जाएगा। क्लियर। सो इसमें पहला ऑप्शन है, मेरे ख्याल से इसमें थोड़ा सा ऑप्शन मिस टाइप हो गया है। सो नेक्स्ट हम ऐसे ही देख लेते हैं, एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ इमाइल दुर्कheim की बुक है एंड द रिलीजन ऑफ सोसाइटी अमंग द कुर्ड्स साउथ इंडिया, ये बुक है एम एन श्रीनिवासन की। नेक्स्ट बुक है द साइंस कल्चर, ये बुक है एक रोबर की एंड द नेचर ऑफ कल्चर लेविस वाइट की बुक है। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अकॉर्डिंग टू द मैक्स वेबर, ये क्वेश्चन हम आ रहे हैं मैक्स वेबर पे। ये क्वेश्चन आ रहे हैं मैक्स वेबर पे। क्लियर। सो क्वेश्चन कहता है अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर विच एंटिटीज आर ऑलवेज स्ट्रगलिंग फॉर डोमिनेशन। ऐसे मैक्स वेबर के अनुसार कौन सी इकाइयां हैं जो हमेशा प्रभुत्व के लिए संघर्ष करती हैं, अपने डोमिनेशन के लिए संघर्ष करती हैं। क्लियर। सो कार्ल मार्क्स ने बात की है कि जो डोमिनेशन यानी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, उन्होंने बोला कि थ्री टाइप जो होता है, थ्री डायमेंशन ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होता है। मैक्स वेबर के अनुसार थ्री डायमेंशन ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन कौन कौन से, क्लास, पार्टी एंड स्टेटस। बट इसमें से हमें बताना है कि इसमें से इन तीन ऑप्शंस में से हमें ये बताना है कि कौन सी वो है जो सबसे ज्यादा डोमिनेशन के लिए स्ट्रगल करती है, तो दैट इज पार्टी। जब हम क्लास की बात कर रहे हैं तो क्लास हमें बताता है इंडिविजुअल इकोनॉमिक पोजीशन। जब हम पार्टीज की बात कर रहे हैं तो ये हमें बताता है कि कंट्रोल या पावर या डोमिनेशन
डोमिनेशन। वहीं स्टेटस की बात करते हैं तो स्टेटस जो होता है वो सोशल ऑनर की बात करता है, इसकी बात करता है, सोशल ऑनर की बात करता है। ठीक है, तो जो सबसे ज्यादा डोमिनेशन के लिए स्ट्रगल करते हैं वो है पार्टीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नाइन्थ क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज टाइप इज बेस्ड ऑन द यूनिक पर्सनल ट्रेट्स। मतलब निम्नलिखित में कौन सा अधिकार है जो व्यक्ति के विशिष्ट गुणों की व्याख्या करता है, या उनके अनुसार ऐसी कौन सी है जो कि पर्सनल अथॉरिटी के बारे में बात करती है, या उस किसी व्यक्ति के ऐसे गुण जो कि अथॉरिटीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा दैट इज करिज्मेटिक। करिज्मेटिक अथॉरिटी, मैक्स वेबर ने 3 टाइप्स की अथॉरिटी की बात की, दैट इज ट्रेडिशनल, करिज्मेटिक एंड रैशनल लीगल। जब हम बात करते हैं ट्रेडिशनल की, तो ट्रेडिशनल में ये बात करते हैं जो हमारे कस्टम्स होते हैं या जो हमारे ट्रेडिशन हो गए उनकी बात करते हैं। साथ ही ये जैसे कि राजा महाराजा वाली जो पद जो सिस्टम होता था उसकी बात ये करते हैं। ठीक है, बट जब हम करिज्मेटिक की बात करते हैं, करिज्मेटिक का मतलब कोई ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन जो होता है उसकी हम बात करते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जैसे कि महात्मा गांधी हो गए, क्लियर, महात्मा गांधी हो गए। आप देखेंगे कि उनके बोलने पे लगभग लोग मतलब सड़कों पर उतर आते थे। या मोदी जी ले लीजिए, जो एकदम करिज्मेटिक पर्सनैलिटी के हैं, तो वो जब बोलते हैं तो लोग उनकी अथॉरिटी अपने ऊपर समझते हैं। बट रैशनल लीगल अथॉरिटी क्या है? रैशनल लीगल अथॉरिटी जो रूल से बनती है या जो हमारे लॉज होते हैं उनसे मिलके बनती है। क्लियर, तो 3 टाइप्स ऑफ अथॉरिटी की बात की इन्होंने, ट्रेडिशनल, करिज्मेटिक एंड रैशनल लीगल अथॉरिटी की बात। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन देखते हैं मैक्स वेबर से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेवेरियन ब्यूरोक्रेसी। ऐसी कौन सी अ, ऐसी कौन सी विशेषता है जो मैक्स वेबर के अनुसार ब्यूरोक्रेसी की विशेषता नहीं है। तो इसमें ऑप्शन है स्पेशलाइजेशन, हायरार्की, जॉब टेनेवर एंड रिजर्वेशन। जब हम रिजर्वेशन की बात करते हैं तो ये ब्यूरोक्रेसी में नहीं आता। मतलब ब्यूरोक्रेसी से रिजर्वेशन एक प्रोसेस हो सकता है जिसके थ्रू आप ब्यूरोक्रेसी में जा सकते हैं, बट ये ब्यूरोक्रेसी का फीचर नहीं है। इसमें आपको स्पेशलाइजेशन देखने को मिलेगा, कुछ स्पेशलाइज लोग ही सर्टेन टाइप से डिपार्टमेंट के पार्ट हो सकते हैं। आप देखेंगे हायरार्की होता है, जैसे कि किसी हायरार्की, जैसे पुलिस में हायरार्की सिपाही से लेके डीजीपी तक, सेम आर्मी या आईपीएस ऑफिसर, आईएएस, इन सब में एक हायरार्की होती है जिसको वो लोग फॉलो करते हैं। उसमें जॉब टर्नओवर होता है, कुछ निश्चित निश्चित फिक्स साल होते हैं कि आप इतने साल तक ही नौकरी कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें जब हम बात करते हैं तो ये होता है रैशनल लीगल अथॉरिटी या ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर, ये नेशनल लीगल अथॉरिटी है। इसमें अगर हम और भी विशेषता देखें तो डिवीजन ऑफ लेबर आपको मिलता है, अलग अलग लोग अलग अलग काम करेंगे। साथ ही इसमें कुछ होते हैं, इसमें जो रूल्स होते हैं एंड रेगुलेशन, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। साथ ही इसमें इम्पर्सनल रिलेशन होते हैं एंड इसी में रिटन लॉज भी होते हैं। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हु अमंग द फॉलोइंग होल्ड्स the views on the Indian tribes is converted to the Indian caste when it is lost a territorial meaning of social significance। निम्नलिखित में से किसका मत है कि भारतीय जनजाति भारतीय जाति में परिवर्तित हो जाती है जब वह अपना क्षेत्रीय अर्थ और सामाजिक महत्व खो देती है। देखिए, इसके बारे में जीएस घुरे ने भी बोला कि जो जनजाति इसका टेरिटोरियल एरिया होता है, फॉर एग्जांपल ये 2 टेरिटोरियल एरिया है, इसमें कोई ना कोई एक का कोई ना कोई ट्राइब्स रह रही है और इसमें इसमें कोई ना कोई ट्राइब्स रहती है और इसमें कोई नॉर्मल लोग रहते हैं। जब तक इन दोनों का
जो विभाजन है वो एक समान नहीं हो जाता, मतलब ये लोग आपस में मिल नहीं जाते, तब तक इनकी अपनी अपनी एक अलग महत्व होता है। बट जैसे ट्राइब्स इन नॉर्मल सिस्टम में चली जाती है, तो वो जो अपना मीनिंग सिग्निफिकेंस होता है वो क्या हो जाता है, खो देती है, अपनी महत्ता खो देती है। ये किसने बोला है, मैक्स वेबर ने बोला। मैक्स वेबर ने बोला कि जब वो नॉर्मल सिस्टम के साथ मिल जाती है, देखो हर ट्राइब्स के अपने अपने सिस्टम्स, अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन, अपनी अपनी चीजें होती हैं जिनको वो फॉलो करते हैं, बट जब वो नॉर्मल लोगों के साथ मिल जाती है तो वो हो जाता है, जो ट्राइब से लेके वो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, कास्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। किसने बोला है, मैक्स वेबर ने बोला है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who defined the class when a number of people have the common a specific causal component of their life chance? किसने बोला वर्ग जो परिभाषित किया जाए, जो लोग जीवन अवसर एक विशेष कारणात्मक घटक होता है, मतलब ऐसे लोग जिनका एक कॉमन स्पेसिफिक कंपोनेंट होता है लाइफ चांस के थ्रू, मतलब उनको सबका सेम इंटरेस्ट होता है, सब में सेम चीजें होती हैं। किसने बोला है, ये बोला है मैक्स वेबर ने। मैक्स वेबर ने बोला कि इसमें क्या होता है, इसमें लोग सिमिलर इकोनॉमिक इंटरेस्ट होता है। क्लियर। जबकि कार्ल मार्क्स क्या बोलते हैं, कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि क्लास उनके, उन्होंने बोला कि ऑनरशिप के बेसिस पे उन्होंने बताया कि क्लास दो टाइप की होगी, दैट इज वर्किंग क्लास एंड दैट इज ऑनर क्लास। क्लियर। तो इन्होंने बोला दो टाइप की क्लास होगी, बट मैक्स वेबर कहते हैं कि ऐसे लोग जिनको सेम लाइफ चांस मिलता है, ये सेम कॉमन होता है, इनका एक ही उद्देश्य होता है। या जब इन्होंने प्रोटेस्टेंट एथिक्स में बताया कि जो प्रोटेस्टेंट धर्म होता है उन सबका एक ही, वो अलग क्लास के थे, उन सबका एक ही इंटरेस्ट था कि हमें पैसा कमाना है, कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मैक्स वेबर का। हु इज नोन एज द बुर्जोइज मार्क्स? बुर्जोआ मार्क्स के नाम से किसको जाना दिया जाता है, दैट इज मैक्स वेबर। मैक्स वेबर को बुर्जोआ मार्क्स भी जाना जाता है, क्यों? क्योंकि इन्होंने बताया कि इफेक्ट्स ऑफ कैपिटलिज्म के बारे में बात करते हैं। इन्होंने अपनी बुक द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म के बारे में इन्होंने बात की है। क्लियर। तो इसलिए ये भी कैपिटलिज्म के बारे में बात करते हैं, बट जहां मैक्स वेबर कहते हैं कि लोग कैपिटलिज्म में स्ट्रगल करते हैं, वहीं मैक्स वेबर ये बोलते हैं कि कैपिटलिज्म के कारण लोगों को चांस मिलते हैं अपने आप को बढ़ाने का, अपने अपने क्लास बढ़ाने का, मोबिलिटी होने का। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which sociologist coined the concept the social relationship to describe the pattern of the human interaction and the intentional, meaningful and the symbolic? किस समाजशास्त्री ने बोला कि जो सामाजिक संबंध की अवधारणा दी, जिसके उद्देश्यपूर्ण, अर्थपूर्ण और प्रतीकात्मक मानव अंतरक्रिया को दर्शाती है? ठीक है, तो इसका आंसर है मैक्स वेबर। मैक्स वेबर कहते हैं कि इन्होंने बोला, मैक्स वेबर कहते हैं कि जो ह्यूमन इंटरेक्शन होता है उससे ये अंडरस्टैंड करते हैं, understand the social action based on individual subjective meaning। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कार्ल मार्क्स के। The stage of development the property according to the कार्ल मार्क्स के अनुसार प्रॉपर्टी जो समाज डेवलप हो वो किसके बेसिस पे डेवलप होती है? इसका ऑप्शन दो हो सकते हैं इसमें, बी एंड डी। सबसे पहले हमारे पास आती है प्रिमिटिव कम्युनिज्म, या जिसे हम बोलते हैं क्लासलेस सोसाइटी। उसके बाद हमारे पास आता है मास्टर्स एंड स्लेव, या हमारे पास आते हैं फ्यूडल, उसके बाद आते हैं हमारे पास फ्यूडल, एंड उसके बाद हमारे पास आता है कैपिटलिज्म। उसके बाद हमारे पास आता है कम्युनलिज्म। क्लियर। तो ये हमारे स्टेजेस थे जिसके थ्रू हमारा समाज डेवलप होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मेजर वर्क ऑफ
कार्ल मार्क्स वर्क, इन सारी चीज इनमें से कौन से मेजर वर्क हैं? तो इसका ऑप्शन है डी, यानी ऑल ऑफ द अबव। द कम्युनिस्ट द इकोनॉमी एंड फिलोसफी के मैन्युस्क्रिप्ट लिखी गई 1843 में, ये लिखी गई 1848 में, एंड ये लिखी गई द दास कैपिटल लिखा गया है 1867 में, द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी लिखी गई 1847 में, एंड इसके थ्रू कुछ और भी किताबें थी जैसे द जर्मन आइडियोलॉजी, जर्मन आइडियोलॉजी। क्लियर? सो आपको इनको क्रोनोलॉजी में याद रखना है क्योंकि कई बार क्रोनोलॉजी में ही किताबें पूछी जाती हैं। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट अकॉर्डिंग टू मार्क्स? मार्क्स का अकॉर्डिंग कौन सा सही नहीं है? ओ सॉरी, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, इसमें नॉट करेक्ट पूछा है। Which of the following is not correct according to the Karl Marx? Clear? ये कहते हैं कि जो political economy conceal the exploitation, inheritance, the nature of labor by not focusing on the relationship between workers. सही बात है कि जो पॉलिटिकल इकोनॉमी होती है वो लेबर के एक्सप्लॉयटेशन की बात नहीं करती, उनके बीच संबंधों की बात नहीं करती, वो शोषण को छुपाती है, एक्सप्लॉयटेशन को और हाइड कर देती है। द रिलेशन ऑफ लेबर प्रोडक्ट्स एंड द रिलेशनशिप ऑफ ऑनर, जो होता है रिलेशनशिप ऑन ऑफ लेबर, जो लेबर का प्रोडक्ट से रिलेशन होता है वो क्या होता है? ऑनरशिप के बेसिस पे होता है। मतलब प्रोडक्ट किसका रिलेशन होगा? ऑनर का रिलेशन होगा, ना कि किसका? लेबर का। क्लियर? प्रोडक्शन इज एक्सटर्नल टू द वर्कर, प्रोडक्शन जो होता है वो वर्कर से दूर होता है। मतलब वर्कर्स प्रोड्यूस तो करते हैं, प्रोडक्शन में हेल्प तो करते हैं, बट प्रोडक्शन को उनका अधिकार नहीं होता है। So D is a correct. The life activity is and productivity, life and the labor is the external to the worker. मतलब जो जीवन क्रिया होता है, उत्पादन जीवन सही के लिए जो बाहर होते हैं, ये समझिए वर्कर से बाहर होते हैं, ये सही है। क्लियर? 18, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। मतलब आपको स्टेटमेंट, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, माइकल फूके आर द प्रोमिनेंट ऑफ द पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। ये अगर आपने हमारा थंबनेल देखा है तो उसी से सही हो जाएगा, ये हमारे क्लासिकल थिंकर में आते हैं। क्लियर? माइकल, देखिए कार्ल मार्क्स एंड मैक्स वेबर तो हमारे क्लासिकल थिंकर में आ जाते हैं, बट माइकल फूके जो हैं वो हमारे पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में आते हैं, मतलब पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में आते हैं। सो स्टेटमेंट 2 कहता है माइकल फूके हैज द इमेंस द इन्फ्लुएंस ऑफ द पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट, फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट है एंड बी जो है वो इनकरेक्ट है। क्लियर? सॉरी, जो फर्स्ट ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है एंड सेकंड जो है वो करेक्ट है। 19th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने तुलनात्मक ऐतिहासिक पद्धति का अध्ययन किया है? अगस्त कॉम्टे ने अध्ययन नहीं किया। अगस्त कॉम्टे, जस्ट अ सेकंड, इसमें कंपैरेटिव हिस्टोरिकल मेथड का पूछ रहा है, किसने कंपैरेटिव एंड हिस्टोरिकल मेथड को यूज किया है। क्लियर? सो ये कहते हैं कि देखिए अगस्त कॉम्टे ने भी जब 3 लॉज ऑफ स्टेज, द 3 लॉ ऑफ स्टेज के बारे में बात की कि सोसाइटी का डेवलपमेंट कैसे हुआ, डेवलपमेंट कि कौन कौन सी स्टेजेस पे सोसाइटी का डेवलप हुआ, तब उन्होंने कंपैरेटिव मेथड की स्टडी की। कार्ल मार्क्स ने स्टडी किया जब उन्होंने हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की बात करते हैं, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की बात करते हैं तब उन्होंने कंपैरेटिव। जबकि लुइस मॉर्गन ने जब किनशिप की स्टडी की, इसके किनशिप सिस्टम की स्टडी करते हैं या किनशिप की स्टडी करते हैं कहाँ? अलग अलग सोसाइटी में, तो उन्होंने कंपैरेटिव मेथड का स्टडी किया। तो इसमें ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का, डिस्टिंक्ट इकोनॉमिक सिस्टम that are the characterized by the specific set of relation of production combine the force of production produced force is called। कहते हैं कि जो विशिष्ट उत्पादनों के संबंध, समूह और शक्तियां जो होती हैं, मतलब संबंध भी और जो शक्तियां भी होती हैं, उनको उनको क्या कहा जाता है, विशेष रूप से क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन बी, मोड ऑफ प्रोडक्शन। जब हम बात कर रहे हैं मोड ऑफ प्रोडक्शन की,
तो इसमें कई सारी चीजें होंगी। मोड ऑफ प्रोडक्शन में होगा कि इसमें होगा मीन्स ऑफ प्रोडक्शन भी होगा, और इसमें होगा फोर्स रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है कि ऐसी जो रॉ चीजें होती हैं, जैसे इसको मैं हटा देता हूँ। देखिए जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में होता है, जो हमारा रॉ मटेरियल होता है, क्लियर। जबकि ये इसमें जो होता है, इसमें हम देखते हैं ऑनर एंड वर्कर का रिलेशन, क्लियर। इन दोनों को जब आप मिला देंगे तो बनेगा मोड ऑफ प्रोडक्शन। इसी को हम बोलते हैं फोर्स ऑफ प्रोडक्शन। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब जो उत्पादन की साधन या शक्तियां होती हैं उसको हम फोर्स ऑफ प्रोडक्शन भी बोलते हैं, क्लियर। तो आज के हमारे जितने भी क्वेश्चन थे, लगभग लगभग 20 क्वेश्चन हम डिस्कस किए। ऐसे ही हमारा जो क्लासिकल थिंकर का पार्ट 2 आएगा, उसमें भी लगभग हम 20 से 30 क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आप मुझे टेलीग्राम पे जरूर फॉलो कर लें, क्योंकि जो भी हमारे लेक्चर्स की पीडीएफ होगी वो हमको आपको टेलीग्राम लेक्चर पे मिलेगी। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें, शुभम कुशवाहा अंडरस्कोर 06 के नाम से आपको मैं मिल जाऊंगा। तो ऐसे ही हमारे चैनल के साथ बने रहें। मैं और सोशियोलॉजी क्वेश्चन सीरीज ये आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद।